नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनके बारे में सच कहूं तो हम सबको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। उनकी तस्वीरें, उनके विचार, उनकी कही बातें, ये सब हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा है। लेकिन आज हम उस गांधी की बात करेंगे जो शायद इन तस्वीरों और किताबों के पन्नों के पीछे छिपे रह जाते हैं। एक ऐसा गांधी जो सिर्फ राष्ट्रपिता नहीं बल्कि एक इंसान भी थे। मतलब अपनी कमियों, अपनी जिद और अपने प्रयोगों के साथ। बिल्कुल। और हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है इतिहासकार जे एडम्स की किताब गांधी नेकेड एम्बिशन। और ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये टाइटल पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई सनसनीखेज खुलासा करने वाली किताब होगी, कोई स्कैंडल उजागर करने वाली। और यही सबसे आम प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। लेकिन एडम्स किताब की शुरुआत में ये साफ कर देती हैं कि नेकेड एम्बिशन का मतलब किसी छिपे हुए राज से नहीं है। अच्छा। बल्कि गांधी की उस कट्टर, लगभग असहज कर देने वाली ईमानदारी से है। वो अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह देखते थे, जिसका हर पन्ना दुनिया की नैतिक जांच के लिए खुला था। उनके लिए कुछ भी छुपाना झूठ के बराबर था। तो आज हमारा मकसद गांधी को कोई संत साबित करना या फिर कोई खलनायक बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एडम्स की इस किताब के जरिए ये समझना है कि कैसे उनके निजी जीवन के सबसे अजीब और विवादास्पद प्रयोग उनकी राजनीतिक और आध्यात्मिक सोच से जुड़े हुए थे। हाँ। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नैतिक महानता और व्यक्तिगत विरोधाभास क्या ये एक साथ मौजूद हो सकते हैं। और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस एक विचार से जो गांधी के जीवन का केंद्र बिंदु था, ब्रह्मचर्य। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती थी कि गांधी जी ब्रह्मचर्य पर इतना जोर क्यों देते थे। आमतौर पर तो हम इसे सिर्फ यौन संयम से जोड़कर देखते हैं। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक नियम था उनके लिए या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से हम गांधी की सोच की गहराई में उतरना शुरू करते हैं। देखिए, उनके लिए ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं था। वो इसे ऊर्जा का स्रोत मानती थीं, एक ऐसी आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति जिसे जमा करके बड़े कामों में लगाया जा सकता है। अच्छा, मतलब उनका मानना था कि यौन ऊर्जा को संरक्षित करके उसको बचाकर इंसान अपनी इच्छा शक्ति, अपना नैतिक अधिकार और निस्वार्थ सेवा करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं था बल्कि एक तरह का सुपर पावर हासिल करने का जरिया था। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, और ये विचार अचानक नहीं आया। इस पर भारतीय धार्मिक परंपराओं का, खासकर जैन धर्म की तपस्या और संयम की सोच का गहरा असर था। राइट। साथ ही वो लियो टॉल्स्टॉय जैसे पश्चिमी विचारकों से भी बहुत प्रभावित थीं, जो सादा जीवन और आत्मनियंत्रण की बात करते थे। लेकिन जो बात गांधी को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने इसे एक बना बनाया नियम मानकर आंख बंद करके फॉलो नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखा। एक प्रयोग? हाँ, वो अपनी इच्छा शक्ति को लगातार परखना चाहते थे, उसे चुनौती देना चाहते थे। और इस प्रयोग में वो कब सफल हुए, कब असफल हुए, इसे उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, मतलब एक ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ अपने लेखों और चिट्ठियों में दर्ज किया। और ये ईमानदारी कई बार पढ़ने वाले को असहज कर देती है। बिल्कुल। और यहीं से बात उस हिस्से में आती है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। किताब में उनके कुछ ऐसे प्रयोगों का जिक्र है जहां उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को परखने के लिए खुद को बहुत ही चरम स्थितियों में डाला। ये सुनना ही थोड़ा चौंकाने वाला है। ये प्रयोग आखिर थे क्या? हाँ, और एडम्स इन घटनाओं को किसी मसालेदार कहानी की तरह नहीं, बल्कि पूरे दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर रखती हैं। ठीक है। गांधी के जीवन के आखिरी सालों में, खासकर नोआखली के दंगों के दौरान, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के सबसे कठिन परीक्षण किए। उनका तर्क था कि अगर वो देश में लगी हिंसा की आग को बुझाना चाहते हैं तो उन्हें खुद अंदर से पूरी तरह शुद्ध और शक्तिशाली होना होगा। ओके, और इस शक्ति को साबित करने का एकमात्र तरीका था उसे परखना। परखने का तरीका क्या था? उनका एक प्रयोग ये था कि वो अपनी युवा महिला अनुयायियों, जिनमें उनकी अपनी पोती जैसी रिश्तेदार मनु और आभा भी शामिल थीं, उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि एडम्स की किताब में किसी भी तरह के यौन संपर्क का कोई सबूत या आरोप नहीं है। गांधी के लिए ये एक यज्ञ था, एक अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, उनका मानना था कि अगर वो ऐसी स्थिति में भी पूरी तरह निर्विकार रह सकते हैं, तभी उनमें वो नैतिक शक्ति आएगी जिससे वो देश की समस्याओं का समाधान कर सकें। उनके लिए गोपनीयता या किसी काम को छिपाकर करना ही सबसे बड़ा पाप था,
सब कुछ खुला होना चाहिए। ये सुनने के बाद एक अजीब सी कश्मकश होती है। एक तरफ उनका इतना बड़ा मकसद है और दूसरी तरफ ये तरीका है जिस पर आज के समय में यकीन करना भी मुश्किल है। सही बात है। उस समय उनके आसपास के लोग, उनके अपने साथी इस पर क्या सोचते थे? क्या वो इसे स्वीकार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, और ये इस कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा है। एडम्स साफ तौर पर बताती हैं कि गांधी के कई सबसे करीबी और वफादार साथी भी उनके इन कामों से सख्त नाराज और परेशान थे। अच्छा। उन्हें लगता था कि ये नैतिक रूप से बहुत समस्याग्रस्त है और इसमें उन महिलाओं की सहमति या उनकी भावनाओं का भी पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा था जो इस प्रयोग का हिस्सा थीं। तो क्या किसी ने खुलकर इसका विरोध किया? हाँ, कई लोगों ने किया। एक बहुत मशहूर किस्सा है जब सरदार पटेल ने गांधी को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके इन प्रयोगों से हम सब शर्मिंदा है और दुनिया में आंदोलन की बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी इन बातों से बहुत असहज थे। मतलब टॉप लीडरशिप को ये बात पता थी और वो इसके खिलाफ थे। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं को डर था कि गांधी के ये निजी काम आज़ादी की पूरी लड़ाई की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा देंगे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार इसका फायदा उठाकर पूरे आंदोलन को बदनाम कर सकती है। तो ये समझना जरूरी है कि ये आलोचना सिर्फ आज के लोग नहीं कर रहे हैं, ये उनके अपने लोगों ने उनके जीते जी की थी। बहुत प्रबल रूप से की थी। लेकिन इस भारी विरोध और आलोचना के बावजूद गांधी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो रुके नहीं। नहीं, उन्होंने न तो इन बातों से इनकार किया, न ही इन्हें छुपाने की कोशिश की। जब उनके एक सहयोगी ने उनसे इन प्रयोगों को बंद करने के लिए कहा, तो गांधी ने जवाब दिया कि ये उनके जीवन का, उनके सत्य की खोज का एक अभिन्न अंग है। और इसे छोड़ने का मतलब होगा अपने सत्य से मुंह मोड़ना। ऐसा क्यों? इतनी आलोचना के बाद भी वो क्यों अड़े रहे? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि सत्य परम है और उसे टुकड़ों में नहीं जिया जा सकता। उनके लिए निजी और सार्वजनिक जीवन में कोई दीवार नहीं थी, कोई सेपरेशन नहीं था। कोई नहीं। वो मानते थे कि एक लीडर को पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। अपने नैतिक संघर्षों को दुनिया से छिपाना उन संघर्षों में हार जाने से भी ज्यादा बुरा है। और यही कट्टर ईमानदारी आज उनकी विरासत का सबसे जटिल और बहस वाला पहलू बन गई है। तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है। इन सब बातों को जानने के बाद क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके निजी जीवन के इन विवादास्पद पहलुओं की वजह से उनके उस विशाल राजनीतिक योगदान को खारिज कर देना चाहिए जिसने भारत को आजादी दिलाई? क्या इन दोनों को पूरी तरह अलग करना मुमकिन है? ये एक मुश्किल सवाल है और एलियंस इसका कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन वो एक रास्ता जरूर दिखाती हैं। वो कहती हैं कि हमें इन दोनों चीजों को एक साथ देखना होगा। एक साथ? हाँ, बिना एक को दूसरे पे हावी होने दिए। वो बहुत सावधानी से गांधी के निजी जीवन की आलोचना को उनके राजनीतिक प्रभाव से अलग करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। इसका मतलब ये है कि एडम्स का तर्क है कि गांधी के व्यक्तिगत कार्य, खासकर उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग, निश्चित रूप से आलोचना के लायक हैं। सही। और उन पर गंभीर नैतिक सवाल उठाए जाने चाहिए। लेकिन ये गलतियां या विवादास्पद फैसले उनकी उस बेमिसाल उपलब्धि को खत्म नहीं कर देते जहां उन्होंने करोड़ों लोगों को बिना हथियार उठाए अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने राजनीतिक विरोध को जानवर की ताकत से निकालकर इंसान की नैतिक ताकत में बदल दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी विचार था। बिल्कुल, और जिसका असर आज भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक के आंदोलनों में दिखता है। तो किताब कह रही है कि हमें एक ही समय में दो सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। एक सच उनके निजी फैसलों से जुड़ा है और दूसरा उनके सार्वजनिक योगदान से। बिल्कुल। एडम्स इस बात पर जोर देती हैं कि गांधी की इन खामियों को समझना उनकी विरासत को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा मानवीय और ऐतिहासिक रूप से ज्यादा ईमानदार बनाता है। ज्यादा ह्यूमन बनाता है। हाँ, जब हम किसी को देवता बना देते हैं तो हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते, लेकिन जब हम उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसने महान काम किए लेकिन साथ ही बड़ी गलतियां भी की, तो उनकी कहानी हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। तो ये किताब हमें दो रास्तों से बचा रही है। एक है अंधी पूजा का रास्ता और दूसरा है आंख बंद करके हर चीज को नकार देने का। एकदम सही। गांधी ना तो कोई देवता थे जिनकी हर बात सही हो और ना ही कोई खलनायक। वो एक ऐसे जुनूनी इंसान थे जो ये मानते थे कि इंसान को बदलने के लिए
और समाज को बदलने के लिए लगातार नैतिक प्रयोग करते रहना जरूरी है। सही। एडम्स का मानना है कि एक परिपक्व समाज वही होता है जो अपने नायकों की जटिलताओं का सामना करने से डरता नहीं है। अगर हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं और असहज करने वाले सच को कालीन के नीचे छिपा देते हैं तो हम इतिहास नहीं पढ़ रहे होते, हम पौराणिक कथाएं गढ़ रहे होते हैं। और ये इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बिल्कुल। और शायद ये गांधी के अपने दर्शन के साथ भी पूरा न्याय करता है। उन्होंने तो जानबूझकर अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह जिया था। सही बात है। उन्होंने अपने पीछे हजारों चिट्ठियां, लेख और भाषण छोड़े ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पूरी ईमानदारी से परख सके। हाँ, उनके लिए सत्य के प्रति जवाबदेही किसी की इज्जत या प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। वो चाहते थे कि लोग उन्हें समझें, उनकी पूजा न करें। तो अंत में ये किताब गांधी को विरोधाभासों से भरे एक इंसान के रूप में हमारे सामने रखती है। एक ऐसा इंसान जिसमें पहाड़ जैसा नैतिक साहस था, लेकिन साथ ही वो ऐसे फैसले भी ले सकते थे जिन पर गहरे और गंभीर सवाल उठते हैं। और ये विरोधाभास उनके महत्व को कम नहीं करते, बल्कि ये समझाते हैं कि उनके अंदर कितनी तीव्र ऊर्जा थी। अच्छा। गांधी को एक इंसान के तौर पर उनकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ समझना हमें उनके सबसे शक्तिशाली विचारों जैसे अहिंसा, सविनय अवज्ञा और राजनीति में नैतिकता के साथ ज्यादा जिम्मेदारी से जुड़ने का मौका देता है। ये विचार किसी व्यक्ति के परफेक्ट होने या ना होने से ज्यादा बड़े हैं, वो अपने आप में शक्तिशाली हैं। तो आज की ये गहरी पड़ताल इस एक सोच पर आकर खत्म होती है कि सच्चा सम्मान किसी की आंख बंद करके पूजा करने में नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने के साहस में है। बिल्कुल। गांधी की विरासत हमसे ये नहीं चाहती कि हम चुप रहें या असहज सवालों से मुंह मोड़ लें। वो हमसे उसी साहस की मांग करती है जो गांधी ने जिंदगी भर खुद से मांगा था। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है। आज के दौर में जब हम अपने सार्वजनिक जीवन के नायकों को देखते हैं, तो क्या हम उनके निजी और सार्वजनिक व्यक्तित्व को अलग अलग करके देख पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम उनसे एक ऐसी परफेक्शन, एक ऐसी संपूर्णता की उम्मीद करते हैं कि उस उम्मीद में हम उनकी मानवीय जटिलता को देखने से ही चूक जाते हैं।